जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी चल रही थी हमारी और इंटरमीडिएट के अंदर आज जो नया लेके आया हूँ मैं आपके लिए वो है कार्ब एनायन, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। हम पहले देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होता कैसे है, फिर इसको जानने के बाद में इसको बनाएंगे यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे और फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम किसकी तरफ, बिल्कुल इसकी स्टेबिलिटी की तरफ। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको कार्ब एनायन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक रिएक्शन लिखता हूँ, इस रिएक्शन के थ्रू हम देखेंगे कि कार्ब एनायन कैसे बनता है। CH3 और ये कोई ग्रुप है L, ये आप मान लीजिए कि ये Z ग्रुप है और इससे हम बना रहे हैं कार्ब एनायन, ये लीजिए। अब देखिए क्या है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमने क्या किया है, एनायन जनरेट हो रहा है, कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये कब आएगा, जब हम किस तरह का बॉन्ड क्लीवेज कराएंगे, बिल्कुल हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। ठीक है, तो बात करते हैं जो स्टार्टिंग जो हम करेंगे कि बनता कैसे है, इसका जनरेशन कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, क्या कि कार्ब एनायन जनरेटेड बाय फॉर्म्ड बाय हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इट इज फॉर्म्ड बाय heterolytic bond cleavage. Okay, next species in which, definition बना लेते हैं इसका, species in which carbon atom has 3 sigma bonds and 1 negative charge। ये हमने लिखा क्या, डेफिनेशन बनाया तो क्या है, हमें दिख रहा है, देखिए क्या है, CH3, इसको हम साइड में ले लेते हैं, कोने में लेके समझते हैं इसको थोड़ा सा, H और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ओके। कार्बन, सिंपलेस्ट कार्ब एनायन मैंने आपके सामने बनाया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड, ओके, एंड 1 नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। ऐसा जहां पे भी होगा हम उसको क्या बोल सकते हैं, कार्ब एनायन हम उसे बोल सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब आगे चलते हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। अब बात करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कितना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये, 8 इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। इट इज ए 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन विच 6 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड and 2 electrons are non-bonded। ऑब्वियसली बात है, मैं मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूं, हमें जो दिख रहा है वो। माइनस का मीनिंग क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द माइनस, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। कहीं पे भी माइनस दिखे इसका मतलब यह है कि माइनस का मीनिंग यह है कि उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, यस, एक खुद का और एक सामने वाले का, ठीक है, जिसने बॉन्ड नहीं बना रखा। तो हमने लिखा है 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 आर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, 2 आर बॉन्डेड एंड 2 आर नॉन बॉन्डेड। ओके, अब बात करते हैं आगे कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इट इज ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच। क्यों? क्योंकि इसके पास में 8 के 8 इलेक्ट्रॉन है, जो कि ऑक्टेट रूल बोलता है, और जबकि 3 बॉन्ड है, होने कितने चाहिए थे, 4 बॉन्ड, ठीक है, लेकिन 3 बॉन्ड है, यानी इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कंडीशन में है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, तो हम इसे बोल सकते हैं इट इज ए न्यूक्लियोफाइल।
और जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं उसे क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस। ये लीजिए, ये इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या लॉन पेयर है तो हम उसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में काउंट करते हैं, और वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमारे क्या होता है, लुईस बेस की जैसे बिहेव करता है। ये हम प्रीवियस क्लासेस में भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे जो पीछे ही बताया था वो तो हम पीछे छोड़ के आ चुके हैं। नहीं नहीं, हमें ध्यान रखना है सारी चीज़ें, तभी हम आगे पुश कर सकते हैं इसको। चलो, ये हमने देखा कि भैया ये सारी चीज़ें तो जो हमने इसको देख के देखा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, एक चीज़ क्या रहेगी, वो देखिए हाइब्रिडाइजेशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा यहाँ पे। हाइब्रिडाइजेशन, मैंने इंटरेस्टिंग क्यों बोला है इसको, हाइब्रिडाइजेशन को मैंने यहाँ पे इंटरेस्टिंग इसलिए बोला है कि अगर मैं इस पर्टिकुलर एनाइन की बात करता हूँ, तो कार्ब एनाइन की बात करता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा कि इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। कौन कौन से मैं मेंशन कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ये तीनों सिग्मा बॉन्ड है, और एक इसके पास में क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। और जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हम क्या बोलेंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उसका शेप कैसा हो जाएगा, पायरामिडल शेप। ठीक है। अब आप बोलोगे sp3 के लिए तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए। टेट्राहेड्रल तब होगा जब 4 बॉन्ड होंगे, यहाँ पे 3 बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स कैसा हो गया, पायरामिडल शेप। किसका होता है, अमोनिया का। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, कार्बन आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ अमोनिया। मैं अमोनिया को भी बना देता हूँ यहाँ पे, देखिए इट इज अमोनिया। ध्यान से देखिए क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, इसके जैसे ही दिख रहा है, समझ में आए। तो इसका जो शेप है वो ऐसा होगा। ये तो मैंने जनरली ऐसे बनाया है, लेकिन अगर मैं इसको शेप में बनाऊंगा, क्योंकि लॉन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपल करेंगे, जब रिपल करेंगे तो ये जो बॉन्ड पेयर है ये वाले ऐसे होने चाहिए थे ना, वो कैसे हो जाएंगे, टिल्ड हो जाएंगे नीचे की तरफ। और कैसे हो जाएगी, एक ऐसी शेप बन जाएगी, ऐसे ऐसे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। और ऊपर क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा हमारा ये। चलो, ये तो बात हो गई सारी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक, मैंने क्या बोला, ये स्पेशल होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन स्पेशल क्यों होने वाला है हमारा, क्योंकि कुछ अगर ऐसे कंपाउंड आ गए, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे कंपाउंड्स आ गए, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो अगर अब आपको कोई बोले कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन इन दिस कंडीशन ऑफ द कार्बन, समझ में आया, क्या बोलेंगे आप लोग, कि यही बोलेंगे कि अगर ये डीलोकलाइज हो रहा है इस कंडीशन की जैसे, इस कंडीशन की जैसे, तो हम क्या बोल देंगे कि इनका हाइब्रिडाइजेशन, और एक इस कंडीशन, यानी कंडीशन ऐसे होनी चाहिए कि वो डीलोकलाइज हो। तो इस कंडीशन में, इस कंडीशन में और इस कंडीशन में हम हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलेंगे, sp2। क्या बोलेंगे, sp2। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, sp2। आप बोलोगे अभी तो sp3 बताया, बिल्कुल sp3 ऐसे केसेस में जब आपका नेगेटिव चार्ज जो है डीलोकलाइज नहीं हो रहा है, कहीं पे भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाती है तो डीलोकलाइज होकर क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और जब भी डबल बॉन्ड होगा सिस्टम में तो वो कैसा बिहेव करेगा, जस्ट लाइक sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये चीज़ समझ में आई, बिल्कुल बहुत ईजी है। तो अभी तक हमने क्या देखा, जस्ट लाइक इंट्रो ऑफ कार्ब एनाइन। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्ब एनाइन। अब हम चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ, ठीक है। कार्ब एनाइन बनाएंगे, अब हम कैसे बनाते हैं, आइए। तो पहले देखते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। पहले जो हम देखने वाले वो क्या है, डी कार्बोक्सिलेशन। हेडिंग डाल लेते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन, नाम से पता चल रहा है, जिसके आगे ये डी लग जाता है, इट मीन्स
वहाँ से हम क्या रिमूव कर देते हैं जो आगे लगा हुआ है, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 कि हम इस सिस्टम में CO2 रिमूव करेंगे। देखिए कैसे, सॉरी, क्या किया है, एसिड लिया है और ये जो एसिड है वो क्या करेगा, हमने इसमें बेस डाला तो ये H+ पहले ही रिमूव हो गया है, हमने वो शो नहीं किया है, और यहाँ से हमने क्या बना दिया है, R- CO2 रिमूव हो गया है सिस्टम से। इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए आप, क्या रिमूव हो रहा है यहाँ से, CO2, समझ में आएगा, CO2 रिमूव हो रहा है। इट मीन्स हम इस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, समझ में आया क्या पढ़ रहे हैं कि हम ऐसी रिएक्शन जिसमें CO2 रिमूव करके, और हमारा टारगेट क्या है, हम क्या बनाना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं, वो हम ले आए, हम सक्सेस हो गए हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। चलें आगे, चलिए अब एक रिएक्शन देखते हैं, कौन सा, सोडा लाइम टी कार्बोक्सिलेशन। ओके, इस रिएक्शन के बारे में देखते हैं क्या है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन क्या है। तो सुनिए, तो हम क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद में डिस्कस करते हैं आगे। मान लीजिए हमने लिया COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, और हमने इसमें सोडा लाइम डाल दिया। जैसे हमने ये डाला तो हमको क्या मिल गया, ये रिएक्शन है। क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, सोडा लाइम डाला, डीकार्बोक्सिलेशन हुआ और एल्केन हमें एज ए प्रोडक्ट मिल गया। ये रिएक्शन है। अब आप बोलोगे कि हम तो पढ़ रहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किसकी, कार्बेनाइन की, आपने तो बना दिया एल्केन, तो हमको इसका क्या देखना पड़ेगा, फिर मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसा है। आइए, मैकेनिज्म कैसे बना है, इसमें क्या एनायन बन रहा है, कार्बेनाइन, तो देखते हैं। आइए, सबसे पहले क्या करा हमने, RCOOH, इसके अंदर हमने NaOH डाला। इट इज़ एसिड, इट इज़ ए बेस, सॉल्ट फॉर्मेशन बताने की नीड नहीं है, हमें सबको पता है। ये लीजिए, हो गया। जैसे ही इसमें हमने डाला ये बन गया। आगे क्या हुआ देखिए, आगे क्या होगा, NaOH और CO का मिक्सचर तो हमने ले रखा है, ऐसे सोडा लाइम बोला है हमने। ओके, होगा क्या, होना क्या है, होना वही है जो मंजूर खुदा होगा, वही होगा। ठीक है, देखिए क्या बना, R- CO2 4। ये लीजिए, समझ में आया, सिंपल सी रिएक्शन। अब हमारा तो एल्केन बन रहा है ना इस रिएक्शन में, हमने क्या बना लिया, एनाइन। ये क्या बन गया हमारा, इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट हमने बनाया है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा देंगे, H2O से, और हम क्या ले लेंगे, एल्केन। ये हमारा एल्केन बन गया। ये रिएक्शन बताने का पर्पज़ मेरा क्या है, मेरा पर्पज़ ये है कि हम इसका मैकेनिज्म देखें और हमारा क्या देख लें, जो हम कार्बेनाइन बनाना चाह रहे हैं वो हम देख लें। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या सीखने को मिला कि R ग्रुप से अगर COOH अटैच है, R ग्रुप से अगर COOH अटैच है, तो यहाँ से CO2 निकलने पर R पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस पे हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बनाते हैं, जैसे हमने ये ले लेते हैं, ठीक है, 4 मेंबर और ये 5 मेंबर, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। ये लीजिए, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन आगे मान लीजिए, क्या इनको किस में सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन
के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर में हमको क्या करना है, अरेंज करना है। कैसे अरेंज करेंगे सुनिए। सबसे पहले यहाँ से जैसे ही CO2 जाएगा तो ये एनाइन जनरेट होंगे ना होंगे, इससे बनेगा ये, जिससे बनेगा ये, जिससे बनेगा -CO2 होगा ना भाई, -CO2 डिकार्बोक्सिलेशन करवाएंगे हम, सोडा लाइम का बोल रहे हैं तो सारी कंडीशन देंगे और क्या बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। ये लीजिए एनाइन जैसे ही बना। अब आपको ये देखना है इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो मैं आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्या कि छोटी रिंग जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इसकी कम होती है, इसकी, यानी मैं बोलूँ कि इधर से इधर जाने पर रिंग साइज इंक्रीज हो रहा है, बट इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, डिक्रीज, और इनका स्टेबिलिटी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज। अगर इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो ये कम बनेगा तो कम रिएक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, रिएक्टिविटी डिक्रीज, जब हम कहां जाएंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, हमारा रिएक्टिविटी डिक्रीज होगा। रीज़न क्या है वो मैं बता चुका हूँ। रिंग साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, रिंग साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा। और आपका जो एनाइन है, कार्बन आयन, उसकी हम स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। चलें आगे, चलो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ रिएक्टिविटी के 2 क्वेश्चन और लेते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एक अभी हमने जस्ट किया है। मान लीजिए कुछ ऐसा हमसे पूछे, हमको ये स्पीसीज दे रखी हैं और पूछा है रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। ओके ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक और कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। बोले इतने तो कर लिए, अब क्या बाकी रह गए, 3 तो हो गए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखना चाहिए, ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं। देखिए, और इसमें एक और कंपैरिजन ले लेते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन लगा देते हैं, COH, ये लीजिए। पहले सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला क्या कर रखा है हमने, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp, जिसपे COH अटैच है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ओके, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि भाई अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है, बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव चार्ज आएगा। जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये स्टेबल होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं एक बार। मैं बना देता हूँ सबके नेगेटिव चार्ज और हम देख लेते हैं, फिर कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं स्टेबिलिटी का। ये लीजिए, अब इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो मैं तो बता दूँ भैया ये होगा, पहले भी बताया रखा है मैंने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp कार्बन इज greater than sp2 carbon and electronegativity of sp2 carbon is greater than sp3 carbon। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव को इजीली बाइंड करके रख सकता है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है, इससे ज़्यादा स्टेबल है। आ गया, और जो स्टेबल है वो जल्दी बनेगा और जल्दी रिएक्ट करेगा। समझ में आ गया क्या है। तो अगर मैं बोलूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया आपका ये वाला। ओके, नेक्स्ट इधर बात करते हैं। देखिए, ये जाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ये लीजिए, हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया था, तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं कि नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा। ओके, ये लीजिए, अच्छे से बनाते हैं, ये लीजिए। अब हमें बताना है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर टूवर्ड्स किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन के लिए, ठीक है। ध्यान रखिए, फोकस, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है कि जैसे ही हम डिकार्बोक्सिलेशन के अंदर कंडीशन देंगे तो ये वाला एनाइन जनरेट होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जैसे ही जनरेट हो गया,
अब हमें ये पता करना है कि इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, स्टेबिलिटी देखनी, ये। तो देखिए नाइट्रोजन जो है वो इस नेगेटिव के जस्ट पास में नियर बाई है, यहाँ पे दूर हो गया और यहाँ पे और ज़्यादा क्या हो गया, दूर हो गया इस कंडीशन में। तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे। कौन सा इफेक्ट देखेंगे, नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट, नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। भाई हमारे साथ में भी रिलेशंस के अंदर जैसे जैसे डिस्टेंस आता है तो रिलेशनशिप वीक होती जाती है। ये तो शायद मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। वही कुछ इसका कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा, क्या कि इंडक्टिव इफेक्ट कम हो रहा है इधर से इधर जाने पर, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है किसका, नाइट्रोजन और नेगेटिव चार्ज का। यहाँ पे ये नाइट्रोजन बहुत स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इसको स्टेबल कर रहा है नेगेटिव चार्ज को, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका पावर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे और ज़्यादा कम हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इधर से इधर जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, इनका डिक्रीज होगा। इसका ये रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो ये हमने क्या देखा, रिएक्टिविटी ऑर्डर। हम पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हमने एक देख लिया डिकार्बोक्सिलेशन, एक और देखते हैं सेकेंड, E1CB रिएक्शन। व्हाट इज E1CB रिएक्शन, ये मैं आपको करा चुका हूँ। इसका फुल नेम देखिए क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर conjugate base elimination reaction। एनी प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। क्या मैं क्या बोला दोबारा से देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन कौन सा, कॉन्जुगेट बेस। हम कॉन्जुगेट बेस बना के देखेंगे। एक एग्जांपल बताता हूँ। वैसे मैं रिएक्शन बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और एक बार तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये लीजिए, NO2 जो है एक कार्बन से अटैच है, जिसके पास एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, ठीक है। ये एक कार्बन से अटैच है जिसपे फ्लोरीन है, हाइड्रोजन अटैच है और ये CH3 से अटैच है। इसको हमने C2H5ONA पॉजिटिव और नेगेटिव ये कंडीशन दे रखी है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस कंडीशन इसको दे रखी है। और हमारे पास में जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड CHCH3। ये लीजिए। अब आप बोलेंगे कि ये तो एल्कीन बन गई। हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल। तो अब तो हम आपने तो बताया नहीं कैसे बनेगा। चलो अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, देख लेते हैं थोड़ा सा कि मैकेनिज्म कैसे बनेगा इसका। देखिए मैकेनिज्म मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहली चीज़, हमें जो कंडीशन दे रखी है, कौन सी कंडीशन दे रखी है पहले तो बताइए। कंडीशन हमें दे रखी है कि भाई स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, बिल्कुल सही है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, रिमूव करेगा। कौन सा वाला, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देखते हैं इधर। मैकेनिज्म आइए, इसको मैं एक बार ऊपर लिख लेता हूँ। ये लीजिए, NO2 CH CH3 CF CH3 C2H5ONA। ये लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस है, ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, ये बीटा हाइड्रोजन लेगा, बीटा एलिमिनेशन है। कौन सा है, बीटा एलिमिनेशन का एक पार्ट है E1CB। बीटा एलिमिनेशन का मतलब क्या है, सुनिए। इट इज़ ए लिविंग ग्रुप, ये यहाँ से जाएगा, जो ये जहाँ पे अटैच होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा के पास में 2 बीटा हैं, ये यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है और यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है ये। लेकिन ये क्या बोलता है कि मुझे तो ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो मोर एसिडिक होगा, जो इजीली आ सके मेरे साथ। आपसे कोई पूछे क्या खाओगे, आप क्या बोलिए, रसगुल्ले खाएंगे, चॉइस है ना। वैसे ही इसको तो मोर एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, कुछ भी करो तो कैसे लेगा। देखिए, इस हाइड्रोजन को ऐसे लिख दिया,
ये भी बीटा, जे भी बीटा। अब कौन सा वाला लेगा, बताओ 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 बताओ, कौन सा वाला लेगा ये। अरे तू कहाँ जा रहा है, देखिए इसको यहाँ से हटाते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ये डिस्टर्ब कर रहा है, हटाओ इसको। हाँ, इसको दोबारा से लिखते हैं, देखिए ये लीजिए हाइड्रोजन। सुनिए, ये भी बीटा, जे भी बीटा, दोनों ही जा सकते हैं, लेकिन मोर एसिडिक कौन सा है तो उसको देखने के लिए देखिए क्या है, क्या है, ध्यान से देखिए। NO2 दिख रहा है, NO2। ये NO2 इस कार्बन से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है भाई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ये किससे लेगा, जब भी हम इलेक्ट्रॉन लेने होते हैं किससे लेते हैं, सबसे पहले हाइड्रोजन की बात आती है। हाइड्रोजन गरीब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, शोषण किसका होता है, गरीब का। वैसे ही यहाँ पे भी है, हाइड्रोजन गरीब है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन लेगा। तो सुनिए, ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक हो गया, जबकि इस बीटा कार्बन पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं है जैसा NO2 यहाँ पे लगा हुआ है। समझ में आ गया क्या है। तो ये हाइड्रोजन इजीली जाएगा, तो ये जो बेस है वो इस यहाँ से H+ रिमूव कर लेगा और क्या बना लेगा, एनाइन बना लेगा। चलो बना लिया क्या, अब तो हो गई भैया कहानी। ये यहाँ से टाटा बाय बाय कर देगा इसको, और बन गया क्या, क्या बनाइए, इसको क्या बोलते हैं, इट इज़ एनाइन, कार्बेनाइन। तो इंटरमीडिएट इसमें क्या बनता है, कार्बेनाइन, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया। ArSN2 नेक्स्ट रिएक्शन, इसमें भी इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्बेनाइन। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देखेगा ज़रूर, इवन C1 को भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये बताना ज़रूरी था, कई बार पूछ लेता है वो, इसलिए ठीक है। ये तो हमने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, कि कैसे हम हमारे कार्बन जिस पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको हम स्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो कुछ फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर मैं एक बार बात करता हूँ। हेडिंग डाल लेते हैं पहले तो, स्टेबिलिटी। हाँ भाई, स्टेबिलिटी में कौन कौन से फैक्टर होंगे हमारे, ऑब्वियस सी बात है, कौन कौन से फैक्टर होंगे भाई, -I, ओके, और -R, या अपन -M भी बोल सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, ओके, और एरोमेटिक इफेक्ट। ये इफेक्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे हमारा जो कंपाउंड है स्टेबल है या नहीं है, उसमें हम ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगा के देखेंगे। -I इफेक्ट बहुत अच्छे से पता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है, एरोमेटिक भी पता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, तो कुछ लिखा ही नहीं आपने। हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बेनाइन में वर्क नहीं करता है, हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को साइड में रखेंगे और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, थोड़ा स्टेबिलिटी के क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम देखते हैं आज की जो पिक्चर का हीरो है उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं। आज के पिक्चर का हीरो क्या है, कार्बेनाइन, कार्बन। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। स्टेबिलिटी में कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लेंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन, नेगेटिव चार्ज Cl और Cl, नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन और फ्लोरीन, नेगेटिव चार्ज पता चल गया होगा, ब्रोमीन लिखूंगा। बहुत चालाक हो आप लोग, है ना। चलो ये बताइए, बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं था ये भी लिखोगे क्या। मैं भी बहुत चालाक हूँ, देखिए। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया। क्या बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है हमारे इस कार्बन नेगेटिव का। देखें कैसे होगा, आई सबसे पहले हमें ये देखना है कि कार्बन जो है स्टेबिलिटी, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अपॉन कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
प्लस आई एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। मैं कार्बन आयन देख रहा हूँ तो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पता है और है। चलो यही लगाते हैं। बात करते हैं माइनस आई की। उससे पहले हम लास्ट वाले पे चलते हैं, एक बार इसके पास देखते हैं क्या है। इधर चला मैं उधर चला। अगर नेगेटिव चार्ज एक जगह पर स्टेबल नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है जस्ट लाइक दैट, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। समझ में आया क्या? नहीं आया क्या? देखिए हम क्या बोलते हैं, कौन सा पानी बहुत प्योर होता है? जो पानी बहता रहता है। नदी का पानी बहुत प्योर होता है, हम पीते हैं। कोई पानी एक जगह तो बहुत टाइम तक रुका हुआ है तो उसके अंदर कीड़े पड़े होने की संभावना होती है, पीने के लिए भी सही नहीं माना जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है, इसका मतलब स्टेबिलिटी है उसकी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेबल। मैंने समझाने के लिए बोला आपको ये चीज़। सेम ऐसे ही डीलोकलाइजेशन नेगेटिव चार्ज यहाँ पे भी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट नंबर पे हमारा आ जाएगा फोर्थ। अगर मैं से बोलूँ दिस इज फर्स्ट वन, यहाँ नहीं देते, यहाँ देते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फोर्थ सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं इनकी। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, बिल्कुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। सबसे ज़्यादा आप बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। हम उसको लगा के आएंगे नहीं ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ही नहीं, कुछ और चीज़ भी यहाँ पे काम कर रही है। ये लीजिए, इसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं, तो इसका मतलब क्या है कि भैया ये क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन किस में दे देगा, इसमें दे देगा, आराम से दे देगा, देगा नहीं देगा। इसे बोलते हैं डी रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? डी रेजोनेंस है लाला। कौन सा रेजोनेंस है? डी रेजोनेंस। यहाँ पे तो डी ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास, कहाँ से होगा? ये तो प्रोग्राम यहाँ पे सेट ही नहीं हो सकता। समझ में आया? अब आप बोलोगे इसके पास तो है, लेकिन इतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। साइज़ बड़ा हो गया एक तो ब्रोमीन का, इस वजह से यहाँ पे इतनी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी जितनी यहाँ पर है। समझ में आ गया? और इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी माइनस आई भी कम है कंपैरेटिवली इसके। अगर मैं इस ऑर्डर लिखूँ तो ऑर्डर सबसे पहला हो जाएगा फोर्थ नंबर, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड। फोर्थ क्यों है? डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ओकेज। यहाँ पे डी रेजोनेंस है, माइनस आई इफेक्ट भी है, ओकेज फर्स्ट। सेकंड इसलिए हो गया क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन माइनस आई बहुत ज़्यादा है। किसके कंपेयर में? इसके कंपेयर में। समझ में आ गया क्या है? और इसके अंदर तो सबसे कम क्या है? माइनस आई इफेक्ट है। जबकि इसमें ओवरलैपिंग जो हो रही है, डी रेजोनेंस जो आप बोल रहे हो, मैंने बताया आपको, वो भी क्या है, थोड़ा इफेक्टिवली कम है। ठीक है, तो आप पहली चीज़ तो ये बताइए कि ये समझ में आया नहीं आया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइए, और आया तो भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब कुछ नया क्वेश्चन ले लेते हैं इसके अंदर। इजी क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इजी क्वेश्चन करेंगे। ये लीजिए, मैंने आपके सामने ये कुछ एनाइन लिखे हैं और आपको इनका क्या बताना है, इनका ऑर्डर बताना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ भाई। इनका ऑर्डर जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताइए। देखिए इधर आइए, मेरे हिसाब से सबको आता होगा ये। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए कि इधर से इधर जाने पर, लेफ्ट से राइट जब मूव कर रहे हैं तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज। ओके डन। ओके, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्लस आई कर रहा है, क्या है, इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। पहले से नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव और इंक्रीज कर रहा है।
और इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। जबकि ये नेगेटिव कब स्टेबल होगा, जब कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन खींचे, जो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करे, न्यूट्रल करने की कोशिश करे। ये क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले, और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं। समझ में आया? तो इसकी स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं, कम, स्टेबिलिटी कम हो रही है। समझ में आ गया? चलो अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आज हमने किया है, मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। ये लीजिए, ये क्वेश्चन कीजिए। मैं पानी पी लेता हूँ। हुआ क्या, हो गया होगा। देखिए, इधर से इधर जाने पर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, द साइज ऑफ द रिंग इज इंक्रीज एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ रिंग और डिक्रीज। That's why stability of this system also decreases। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, बार और ले लेते हैं इसको। क्या बात है, चलो कुछ नया लेते हैं, इसको हटाओ। बार बार वही क्वेश्चन लेने से क्या मतलब। ये लीजिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इसका। इजी है, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जैसे ही मैं इधर से इधर आऊँगा तो देखिए कुछ डिफरेंस लग रहा है। क्या डिफरेंस लग रहा है मेरे को, कि भाई यहाँ पर तो बहुत बढ़िया रेजोनेंस हो रहा है, लीनियर कॉन्जुगेशन यहाँ पे भी हो रहा है, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ ज़्यादा बनेगी, और जहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जानी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इसके कंपेयर में कम बनेगा। तो हम इससे ज़्यादा क्या बोल देंगे, स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइनस चार्ज है। इसके अलावा इसको स्टेबल करने के लिए और कोई चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ क्वेश्चंस, और अच्छे क्वेश्चंस और करते हैं। आइए, हाँ, तो कुछ स्टेबिलिटी के और क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो फास्टली हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या, देखिए, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इन सब में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें सबसे अच्छी लग रही है? ये एरोमेटिक है, इसको मैंने बता दिया एरोमेटिक। क्यों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 ये रहे और 2 ये रहे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विथ डिलोकलाइजेशन और प्लेनरिटी। प्लेन क्या हो गया? एरोमेटिक। वेरी गुड। ये 3 डिग्री एनायन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, और ये तो भैया इसके भी गुरु हैं, क्योंकि ये क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्या भैया? एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और ये तो सिंपल आपका 2 डिग्री, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक के अंदर कौन सा है? सेकंड वाला। फिर कौन सा स्टेबल होगा हमारा? फिर होगा फर्स्ट वाला, फिर होगा हमारा थर्ड वाला, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ वाला। ये ऑर्डर आ गया, क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल। चलें, ओके, चलो ये वाला करके दिखाइए अब जल्दी से। देखिए, जब तक पेन चलता है ना, सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है।
जब बोर्ड पे मार्कर चलता है, चौक चलता है ना, सब्जेक्ट बहुत ईजी लगता है, लेकिन जैसे खुद का पेन चलता है ना, यहाँ से पसीने पीछे, वो ऐसे पीछे से क्या होता है, पसीने निकलने लग जाते हैं, पसीने, तब पता चलता है रियल में सब्जेक्ट क्या है। ये लीजिए, वो नहीं होता, एक एडवर्टाइज आता है, सर्दी में भी ठंड का एहसास। अगर ऐसा कुछ लेना हो तो क्वेश्चन निकाल लीजिए कोई सी भी और फिर करने की कोशिश कीजिए। देखिए कितनी भी भरी ठंड हो, गर्मी आ जाएगी, कुछ पहनने की किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बताइए, अरे जल्दी बताओ भैया, इतना टाइम लगता है क्या? अरे देखो रे लाला, वो ये तो हो गया हमारे, ये भाई साहब हो गए एरोमेटिक, ऊपर भी आए यहाँ पे भी आ गए, जहाँ देखो वहीं आ जाता है एरोमेटिक। सबसे पहले तो इनको प्रसाद दे दो और साइड में बिठाओ कि भैया आप तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो, आप साइड में हो जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये रहा क्रॉस कॉन्जुगेशन, और ये लीनियर कॉन्जुगेशन, रेखीय संयुग्मन, ठीक है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। तो ध्यान रखिएगा, लीनियर वाले को हम प्रायोरिटी देते हैं किस पे, क्रॉस पे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट, फिर आ जाएगा सेकंड, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाले को देखिए यहाँ पे, ये 3 डिग्री कार्ब एनायन हो गया, इसको हम लीस्ट स्टेबल बोल सकते हैं अभी की कंडीशन में। यहाँ पे आ जाइए, इन भाई साहब को देखिए, देख के मुस्कुराइए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, करिए जल्दी जल्दी करो। देखिए बहुत सिंपल है कॉन्सेप्ट कि ये सब कुछ सेम है, इनके अलावा, इन 3 महाशय के अलावा। इनका नेचर देख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाना है। नेचर कैसे आ जाएगा, देखो नेचर ऐसा है, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -R इफेक्ट देता है और -I इफेक्ट है। ओके, ये +R बट -I, और ये +I इफेक्ट देता है, अब +H इफेक्ट भी देता है, ठीक है। ओके, सबसे स्टेबल कौन सा हो जाएगा, -I और -R जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दे देते हैं, किसको किसको, इसको, -I और -R, NO2 वाला, समझ में आया। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, रेजोनेंस से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हो गया सेकंड। फिर अब बात करते हैं, ये +R और +I आ गया, तो ये तो स्टेबिलिटी को क्या करेगा, कम करेगा भाई, तो फिर नॉर्मल वाला आ जाएगा फर्स्ट। अब बात करते हैं इन दोनों में से, तो जिसमें रेजोनेंस नहीं है, इसमें नहीं है, तो हम फिर लेंगे फोर्थ वाले को, और फिर हम लेंगे थर्ड वाले को। क्यों, क्योंकि ये सबसे लीस्ट स्टेबल है, थर्ड। -I है, होगा -I, लेकिन हम +R को तो नेग्लिजिबल नहीं कर सकते ना, +R तो मोर डोमिनेंट है किस पे, I इफेक्ट पे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका ये, तो इसमें तो देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, बताने की नीड ही नहीं है। क्या ये इसने पूछा, एसिडिक ऑर्डर पूछा है कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जब ये एसिडिक होगा, कब होगा, जब H+ जाएगा, H+ जाएगा तो इस रिंग पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इन सब पे H की जगह क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाना है, नेगेटिव आएगा। अब इसकी स्टेबिलिटी देखिए, नेगेटिव जो चार्ज आया उसकी स्टेबिलिटी, जैसे नेगेटिव आया तो एरोमेटिक हो गई, भाई साहब तो हर जगह आ जाते हैं उचक उचक के, एरोमेटिक। इसमें कोई एरोमेटिक वाला सिस्टम है नहीं, ठीक है। ये जब 3 मेंबर रिंग में ऐसे नेगेटिव आ गया तो ये भाई साहब तो एंटी एरोमेटिक हो गया। ये सबसे लीस्ट स्टेबल, तो हम क्या बोलेंगे, सबसे ज़्यादा फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड, एसिडिक ऑर्डर इनका हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो अभी हमने आज की क्लास में मैंने आपको बताया, ये बताया कार्ब एनायन, जीओसी चल रही है, कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल हम कर चुके हैं, कार्ब एनायन आपके सामने है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा आपने, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।